करते हैं हम लोग फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो जब भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दो सरफेस अगर जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो दो डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। एक उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और दूसरा उस सरफेस के अलोंग। ठीक है, तो जो इनका रिजल्टेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, यानी आर जो रहा ये होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, और जो इसका एक तरह से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर वो होता है नॉर्मल, और सरफेस के अलोंग जो लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, नॉर्मल, और ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्यों आखिर ये फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल इससे पहले हम लोग डील करते आए हैं। तो देखो जैसे ही दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें ये जो सरफेस जो कांटेक्ट में आते हैं उनके बीच कुछ इंटरलॉकिंग्स हो जाती है। ठीक है, इरेगुलरिटीज के कारण। अब जैसे ही अगर हम लोग मूव कराना चाहें तो मूव कराना चाहे तो हमें इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना रहता है, और इसी कारण से एक अपोजिंग फोर्स लगता है जो कि फ्रिक्शन के नाम से जाना। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन होता है ये डिपेंड करता है किस पे, नॉर्मल पे। ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, नॉर्मल के। जितना ज्यादा जोर से प्रेस करेंगे सरफेस को उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। ठीक है, ये जो म्यू होता है ये हमारा क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इस म्यू की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है कि 0 से 1 के बीच होती है। ठीक है, लेकिन म्यू जो होता है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मे बी ग्रेटर देन 1। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, मे बी ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है, जैसे सिलिकॉन रबर वगैरह के लिए होता है, इसके लिए जो म्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, और जो 0 होगा ये रहता है सुपर फ्लूइड मटेरियल के लिए। सुपर फ्लूइडिटी के केस में जो होता है उस केस में म्यू की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल सरफेस के लिए देखिए तो म्यू जो होता है वो 0 से 1 के लिए 1 के बीच ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा सा इसमें बेसिक जो है वो थ्योरी पार्ट है वो पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हर एक तरह का के क्वेश्चन में एक एक करके डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, मेन अपना पर्पस रहेगा कि सारे तरह के क्वेश्चन ही कवर करना। तो आप लोग ध्यान से देखते जाना कि कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को। पहला होता है कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा कि जैसे मान लो सपोज अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी ये किस में है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, या फिर अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, जैसे सपोज ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये भी 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्लिपिंग नहीं है, इन दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग अगर नहीं हो रही है तो इस केस में भी क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो यानी जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए और उनके बीच अगर कोई स्लिपिंग ना हो तो क्या, कौन सा, स्टैटिक। या जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट हो और उनके बीच स्लिपिंग ना हो तो भी कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, ये जो रहता है वो कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, इस तरह का सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब अपनी वैल्यू जो रहता है वो ये चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू जो होती है फ्रिक्शन की वो किसके बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है फ्रिक्शन की इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एफ एस इक्वल्स टू जो रहता है ये होता है लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। ये ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहता है वो किसके बराबर, तो लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। ये म्यू एस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एन सभी को पता है क्या होगा, नॉर्मल। ठीक है, जो एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन होगा यही हमारा क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू एस इंटू एन के बराबर। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे ताकि अपने को फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाए। ये एफ इक्वल्स टू मान लो
एक फोर्स हम लोग इधर की तरफ लगा रहे हैं, ये 10 केजी का ऑब्जेक्ट है और म्यू हो गया 0.2। ठीक है, मैं फोर्स और फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू देखते जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर लगेगा, तो म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू एस हो जाएगा 0.2 इंटू 100, कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। अब जब अगर फोर्स में 10 न्यूटन लगाऊंगा तो उस समय ये जो फ्रिक्शन होगा वो ध्यान रखना आप लोग 10 न्यूटन ही लगेगा। क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शन कैसा होगा, 10 न्यूटन लगाने पे ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा यही चाहता है कि वो दो सरफेस को या दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रह सके। ठीक है, ये चीज एक मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या चाहता है कि हमेशा दो सरफेस साथ में रहे, यही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये टू ब्लॉक प्रॉब्लम में काफी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 15 न्यूटन लगाए तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है, 20। तो फ्रिक्शन इन दोनों को साथ रखना चाहता है, तो वो बोलेगा कि जैसे ही आप 15 लगाओगे, ये बोलेगा कि मैं 15 लगा सकता हूँ, तो इसको रेस्ट पे रख देगा। ठीक है, तो 15 लग के इसको रोक के रखेगा, तो ये भी कितना लगेगा 15। अगर मैंने 20 लगाया तो ये भी 20। अगर मैं 30 लगाया तो ये क्या बोलेगा कि यार मैं तो लगा सकता हूँ बस 20 ही, मैक्सिमम इतना ही लगा सकता हूँ। तो उस केस में ये क्या करेगा, 20 ही लगाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास ये 30 न्यूटन हुआ, ये कितना उस समय होगा 20 न्यूटन। अब इस केस में बोल सकते हैं कि वो मोशन को अपोज कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये तीनों एक दूसरे को साथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन का मेन नेचर जो होगा वो ये होगा कि वो हमेशा दो सरफेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डजंट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट, कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट है उस पर डिपेंड नहीं करता ये चीज। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो एक ऑब्जेक्ट को ऐसा रख दे या फिर इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे स्लैंड ये इस तरीके से रखे, दोनों केस में फ्रिक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब लगता है कि जब भी अगर दो सरफेस के बीच में क्या हो, स्लिपिंग होना शुरू हो जाए, कि जैसे मान लो सपोज ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, यहाँ स्लिपिंग शुरू हो गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। हमेशा जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट। तो जिस सरफेस के ऊपर जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना हो, ठीक है, तो जिस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लो सपोज ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पे पीछे के डायरेक्शन में लगा और इस पे आगे के डायरेक्शन। एफ के इक्वल्स टू किसके बराबर, म्यू के इंटू एन। म्यू के जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू किसके होता है, म्यू एस। ठीक है, ये म्यू के क्यों कम होता है, क्योंकि जैसे ही मान लो हमने क्या देखा था, फ्रिक्शन क्या था कि जो इंटरलॉकिंग थी उसके कारण था। ठीक है, तो जैसे ही मान लो एक बार अगर इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई तो उस केस में सपोज ये इंटरलॉकिंग हमने ब्रेक कर दी, ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। अब एक बार जब मूव करना शुरू कर दिया तो इंटरलॉकिंग उतनी ज्यादा नहीं बनेगी, और इंटरलॉकिंग उतनी ज्यादा नहीं बनेगी तो ब्रेक करने में उतना एफर्ट भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन किससे होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये इसीलिए म्यू के भी जो होगा वो लेस देन म्यू एस होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक मिनट, एक मिनट बेटा होल्ड करना। वो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ही गलत होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालना है, तो जब भी अगर जिस भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल, ठीक है, तो जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है वो उसके ऊपर आप पहले बैठ जाओ। ठीक है, जैसे मान लो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये हमने ये निकालना है कि सपोज ये इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है वो निकालना। तो एक काम करेंगे, जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है उसके ऊपर बैठना। अपना अप्रोच यही रहेगा सारे तरह के क्वेश्चन फ्रिक्शन के डायरेक्शन के लिए। तो इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर बैठ जाएंगे।
तो ये क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड से हमें क्या दिख रहा है, इधर के डायरेक्शन में जाता हुआ। तो स्लिपिंग हो रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब अगर दो ब्लॉक सिस्टम जो आते हैं उस केस में फ्रिक्शन की दिक्कत आती है, वो भी ऐसे ही अप्रोच रहेगा हमारा। ये जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक और रखा हुआ, ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है। अब एक बात सोचो, इसके ऊपर फ्रिक्शन निकालना है तो इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसके ऊपर बैठ जाओ, हमें दिख रहा है इधर जाता हुआ, तो फ्रिक्शन इस पे पीछे के डायरेक्शन में F1 लगे। अगर इसके ऊपर निकालना है तो इसके ऊपर रखा हो तो इस सरफेस के ऊपर बैठ। अब जैसे ही सरफेस के ऊपर बैठोगे आप इसको उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा इधर के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर के डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, तो वो जिस सरफेस पे रखा हुआ है आप उस सरफेस के ऊपर बैठ जाओ, उसकी वेलोसिटी जिसके ऊपर आप बैठ रहे हो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन उल्टा करके ऐड कर दो, जिधर आपको मूव करता हुआ दिखेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मेन यही है, डायरेक्शन में ही हम लोग काफी ज्यादा गलती कर लेते हैं। सपोज ये हमें क्या दिख रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये 60 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। अब अगर इसके ऊपर देखना है इस वाले नीचे वाले ब्लॉक पे, तो ये किस पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे, तो इसके ऊपर बैठ गए। अब क्या होगा, ये हमें आगे जाता हुआ दिख रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। इसके ऊपर डिसाइड करना है तो इसके ऊपर बैठ जाओ, इसकी वेलोसिटी उल्टा करके ऐड करो 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमें क्या दिखेगा, इधर की तरफ जा रहा है वो 50 मीटर पर सेकेंड। तो यानी इधर की तरफ जा रहा है, यानी फ्रिक्शन क्या लगेगा इस पे, पीछे के डायरेक्शन में, और इस पे किधर लगेगा, आगे के डायरेक्शन। ठीक है। यही होगा। अगर मान लो दोनों की वेलोसिटी क्या हो, सेम हो जाए, कि जैसे ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हो और ये भी क्या हो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हो। ठीक है। इस केस में फिर से अगर इसके ऊपर बैठ के देखे, ये इधर जाता दिखेगा तो फ्रिक्शन पीछे, इसके ऊपर बैठ के देखे तो ये क्या दिखेगा, रेस्ट पे। लेकिन रेस्ट पे दिख रहा है तो जिस डायरेक्शन में, अब ये रेस्ट पे दिख रहा है यहाँ पे, अगर इसके रेस्पेक्ट में इसके ऊपर बैठ के देखें तो हम ये देखेंगे कि ये रेस्ट पे तो है, लेकिन फिर भी इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। तो इसको कौन सा फोर्स मूव कराएगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स। तो ये आगे के डायरेक्शन में लगेगा और इस पे पीछे के डायरेक्शन में। ये चीज ध्यान रखना आपने। ठीक है। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसको कौन सा फोर्स मूव कराएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। तो जब अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो, कोई भी स्लिपिंग ना हो, तो उस केस में इस पे ऊपर लगेगा और इस पे आगे लगेगा और इस पे पीछे, और इस पे तो देख लिया अपन। ठीक है। अलग अलग वेलोसिटी हो तो यही अप्रोच है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो सपोज यहाँ देखा हमने, इसके ऊपर ये स्लिप हो रहा है धीरे इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट और बचा है थ्योरी का, उसके बाद पूरा ही हमारा न्यूमेरिकल पे जाएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा कि जो भी फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर की तरफ, फ्रिक्शन इधर लगा, नॉर्मल इधर की तरफ, तो इनका रिजल्टेंट एक ये आएगा। ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो किसके बराबर होता है, वही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से देखें तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर की जगह फ्रिक्शन और बेस n, तो F अपॉन कितना n। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे, तो म्यू इंटू एन अपॉन एन, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू। ठीक। चलो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो एक बात देखो कि जैसे अगर इस ब्लॉक रखा हुआ है तो जरूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्ट स्लाइड ही करे। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये थीटा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एक पर्टिकुलर थीटा ऐसा आएगा जहां पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो इस केस में अगर देखें तो यहाँ से नीचे इधर की तरफ क्या लगेगा, इधर mg साइन थीटा, इधर की तरफ mg कॉस थीटा, और पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन। ठीक है। और ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल। और ये हमने मान लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, न्यू।
तो जस्ट जब स्लिपिंग शुरू हुई है तो उस केस में क्या होगा, एम जी साइन थीटा जो होगा वो स्लिपिंग के लिए अगर मान लो अगर कंडीशन है तो एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ मैक्स। ये ध्यान रखना कि अगर ये स्लिपिंग हो रही है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एम जी साइन थीटा जो होना चाहिए वो फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, एम जी साइन थीटा एक शुड बी ग्रेटर देन म्यू इनटू नॉर्मल किसके बराबर, तो एम जी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से किसके बराबर, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, यानी थीटा अगर tan इनवर्स म्यू से अगर ज्यादा है तो उसी केस में ये जो ब्लॉक होगा वो स्लाइड होगा। ठीक है, और ये जो थीटा आता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, इसी को हम लोग नाम दे रखा है एंगल ऑफ रिपोर्ट जिसपे ये स्लिपिंग शुरू होती है। ठीक है, अब एक बार देख लो ये फ्रिक्शन का अगर देख लेते हैं, फ्रिक्शन का अगर देखते हैं ये ग्राफ, तो ये क्या होता है पहले बढ़ते जाता है, जितना हम लोग फोर्स लगाते हैं उतना ही ये फोर्स लगता है। ठीक है, जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचने के बाद थोड़ा सा ये नीचे आ जाता है, ये हमारा कौन सा होता है, काइनेटिक पार्ट। ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया और ये स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये जो पीक पॉइंट होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब चलो बात है क्वेश्चन पे। ठीक है, एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे बेसिक ही देख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट जो देख रहे हैं, ये क्या है बेटा बाबू मान, चलो यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, इस पे हम लोग एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं 30 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे म्यू दे रखा है 0.1। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है और फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ से क्या करेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू देखेंगे, एफ मैक्स। एफ मैक्स की वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू इंटू एन। जब क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया हो कि स्टैटिक है या काइनेटिक तो हमें दोनों सेम ही लेकर के चलना। ठीक है, तो म्यू इंटू एन की वैल्यू तो 0.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर। यहाँ से देखते हैं मैक्सिमम कितना लग सकता है, 10 न्यूटन, और यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं 30 न्यूटन का, तो इधर की तरफ 30 न्यूटन लग रहा है, यानी ऑब्वियसली ये मैक्सिमम फोर्स कितना है 10 न्यूटन, यानी स्लिपिंग होगी। तो उस केस में अगर स्लिपिंग हो रहा है तो यहाँ से एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना, 30 - 10 अपॉन कितना, 30 - 10 अपॉन 10, ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अगर यही जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स अगर सपोज क्या होता है कि अगर 10 से छोटा होता, ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स अगर 10 से छोटा होता तो उस केस में एक्सेलरेशन 0, और जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता उतना ही हमारा क्या लग रहा होता, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सारे टाइप के क्वेश्चन में एक एक करके सॉल्व करते जाऊंगा। ये मान लो 20 kg का ब्लॉक है, ये इधर की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये मान लिया कितना 53 डिग्री पे है, म्यू की वैल्यू मान ली मैंने 0.3। हमें एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन दोनों निकालना। ठीक है, अब इस केस में देखें तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले हमारा काम ये होगा कि सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें। यहाँ तो 200 नीचे लगेगा, एक नॉर्मल ऊपर लगेगा, ये जो फोर्स होगा इसके दो कंपोनेंट, एक नीचे और एक इधर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 100, ये एंगल कितना होगा 53, तो 100 साइन 53 डिग्री, और इधर की तरफ 100 कॉस 53 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो कितना होगा, कोई सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो कितना होगा एन इक्वल्स टू 200 प्लस 100 साइन 53, साइन 53 4/5 कितना हो जाएगा 280 न्यूटन। अगर फोर्स का कंपोनेंट देखें 100 कॉस 53 डिग्री, ये किसके बराबर, तो 100 इंटू कॉस 53 कितना, तो 3/5, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 60 न्यूटन। तो इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 60 न्यूटन,
मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना पॉसिबल है, तो म्यू इंटू एन यानी 0.3 इंटू 280, ये किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा 84 न्यूटन। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा कितना, 60 न्यूटन, और एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट जब आता है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जब वर्ट ये 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका साइन कंपोनेंट एक इधर लगेगा 60 साइन 37, नीचे कितना होगा 100, तो नॉर्मल कितना होगा 100 माइनस 60 साइन 37, साइन 37 किसके बराबर, साइन 37 3/5 होता है, 20 60 ये 40 तो आएगा, ओह सॉरी ये कितना जाएगा 12 36 64 सही है, 64 लगेगा, और इधर की तरफ 48 लग रहा है। ठीक है ना, ये 48 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ से 48 लग रहा है, तो इधर की तरफ कितना लग सकता है, यानी नॉर्मल फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू इंटू एन, 0.2 इंटू 64। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12.8, फ्रिक्शन लगेगा 12.8, तो ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 12.8/10, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, यही आंसर। ठीक है, हाँ क्या डाउट है बेटा, किसी एक को डाउट था बोलो, बेटा बोलो, आगे पढ़ना फटाफट शुरू करते हैं, इसमें सारे प्रॉब्लम्स देखने आ एन वाली फोर्स, हाँ एन वाली फोर्स में क्या दिक्कत है, सब्ट्रैक्ट क्यू की, यहाँ से देखो जैसे मान लो ये जो है नॉर्मल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगे, अच्छा ये नॉर्मल क्यू सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ये नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि कोई मोशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो n प्लस 60 साइन 37 किसके बराबर होगा 100, तो n इक्वल्स टू कितना आएगा 100 माइनस 60 साइन 37। ठीक है, तो ये नॉर्मल अगर मान लो नेट फोर्स 0 है तो ऑब्वियसली दोनों ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को, इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 100 ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद इसके ऊपर 100, ठीक है, चलो यहाँ से देखो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 20 केजी का ब्लॉक है, और म्यू कितना हो गया, म्यू मान लिया हमने 0.2। ठीक है, अब इसमें हमें फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन दोनों निकाल। ठीक, चलो फिर से एफबीडी बनाते हैं, ये कितना लगा फोर्स इस पे, 200 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल कितना लगेगा, नॉर्मल भी कितना होगा 200 न्यूटन। ठीक है, इधर की तरफ कितना लगेगा 200 न्यूटन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू इंटू एन लगेगा तो कितना 0.2 इंटू यहाँ से ये कितना 200, ये हम लोग ये वाला 200 यूज कर रहे हैं, तो किसके बराबर लगेगा 40 न्यूटन। अब एक बार देखो, ये अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता तो ये नीचे स्लाइड करता, यानी फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, फ्रिक्शन कितना 40 न्यूटन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर, तो 200 माइनस 40/20 केजी, 160/20 कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से चलो देखते हैं, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि एक ये क्वेश्चन है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग कितना इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाए और कितने एंगल पे थीटा, कितना थीटा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि एफ की मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, जिससे कि ये ब्लॉक स्टार्ट टू मूव, ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, अब एक बार देखो कि यहाँ से अगर एफबीडी अगर हम लोग बनाएं तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, एक एक क्या होगा एफ कॉस थीटा, और दूसरा क्या आएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, एक ऊपर क्या होगा नॉर्मल, यहाँ पे फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना ले रहे हैं न्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखें, और नीचे एक और फोर्स क्या लगेगा mg के बराबर। ठीक है, तो कंडीशन जो हमें लगानी है वो फॉर मूविंग के लिए जो होना चाहिए, फॉर मूविंग
एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मैक्स। अगर मूव करने के लिए होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मैक्स। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू इंटू एन। तो एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू, यहाँ से एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो एन इक्वल्स टू किसके बराबर, तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब इसको इधर भेजते हैं, एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ला करके कॉमन लेते हैं तो एफ इंटू क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एम। यहाँ से हमारा क्या आएगा रिलेशन, एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, यानी एफ जो होना चाहिए मूव कराने के लिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। एक और चीज है कि जो एक और पार्ट क्या है कि थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, कि मिनिमम एंगल थीटा किस पे फोर्स लगाना चाहिए जिससे कि वो क्या हो जाए, मूव करना शुरू करे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई वो किसके बराबर, तो मिनिमम फोर्स कितना, एफ मिनिमम इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, अब एक बार सोचो कि ये पार्ट अगर मैं इस किसी भी गिवन क्वेश्चन के लिए, ये पार्ट तो क्या होगा कांस्टेंट, यही पार्ट हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो इसी को मान लेते हैं y इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब अगर ये मिनिमम हुआ या फिर जैसे मान लो इसी की थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू जीरो। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जीरो। यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, tan इनवर्स म्यू। ठीक है, ये जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, tan इनवर्स म्यू। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि जी जो साइन थीटा इक्वल्स टू, जैसे मान लो सपोज साइन थीटा कॉस थीटा इन सब के टर्म्स में, म्यू के टर्म्स में हम लोग थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहो तो जो ये थीटा इक्वल्स टू तो ये रहा, एफ मिनिमम की वैल्यू जो आती है वो अगर पुट करें तो कितना आएगा, तो म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करें तो ये आ जाता है 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो चाहो तो डायरेक्ट ये वैल्यू याद भी रख सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू कैसे निकालें, तो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू आया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब हमें देखना है किस तरह का प्रॉब्लम, कि जो स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम, ठीक है, स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम, वो ध्यान से देखना, इसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये आप एक सॉल्व करके देख लो। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसके लिए थीटा क्या, एफ और एफ मिनिमम और थीटा निकालना है जिससे कि ये ब्लॉक मूव कर सके। ठीक है, फिर से वही कंडीशन हमारा रहेगा, एक बार मैं हिंट भी दे देता हूँ इसको। यहाँ से एफ का कंपोनेंट क्या आएगा, ये थीटा रहा, तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट एफ साइन थीटा। ठीक है, इधर की तरफ एफ कॉस थीटा आया नीचे के डायरेक्शन में, एफ साइन थीटा, ऊपर क्या रहेगा नॉर्मल और नीचे एम जी। कंडीशन फिर से यही रहेगा, एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मैक्स, और एफ मैक्स की वैल्यू म्यू इनटू एन। ठीक है, और नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। बेटा किसी को भी अगर कोई पार्ट नहीं समझ आए तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, थोड़ा तेज ही चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो देख रहे हैं वो कौन सा है, स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम देख रहे हैं। ठीक है, कि स्ट्रिंग वाले से अटैच हो उस केस में फ्रिक्शन कैसे निकाल, स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम। ये कॉन्सेप्ट सब आप लोग ध्यान से सुनते जाना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन काफी आता है। स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम अगर देखा जाए, जैसे मान लो सपोज ये दो ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, ये इधर की तरफ मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, इधर की तरफ 20 न्यूटन का, ये म्यू कितना हो गया,
0.2 और यहाँ पे म्यू मान लिया मैंने 0.3 मान लिया मैंने, ठीक है। एक बात देखो, इसका कॉन्सेप्ट अब ध्यान से समझ लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब एफ नेट जो हो, ठीक है, या एफ मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया कि दोनों जगह जो फ्रिक्शन का समेशन हुआ, यानी F1 प्लस F2, ध्यान रखना अपने को कि जितने भी जगह फ्रिक्शन लग रहा है उन सब का समेशन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ मैक्स। तो ब्लॉक तभी मूव करेगा, ठीक है, जब एफ नेट जो हो, एफ नेट कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, अगर ग्रेटर देन क्या हो, एफ मैक्स की, ठीक है। यानी जब नेट फोर्स जो हो अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ा हो तभी ये ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये होता है कि जब ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है, जब ब्लॉक क्या होगा, मूव करेगा, तो टेंशन तभी आएगा जब किसी एक ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करे, ठीक है। अगर एफ लिमिटिंग अगर एक एक्ट कर रहा है किसी भी एक बॉडी पर, ठीक है, तभी जाकर के क्या होगा कि टेंशन जो होगा वो नॉन जीरो होगा, अदरवाइज टेंशन क्या होगा, जीरो। एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहता है कि जब बात आएगी बैलेंस करने की तो पहले टेंशन लगेगा या फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो जो जेई और नीट जो मानते हैं वो यही मानते हैं कि पहले फ्रिक्शन लगेगा और जब तब जरूरत पड़ी तब टेंशन लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, पहले फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तब टेंशन लगेगा। ये जेई और नीट दोनों जगह यही मान के चला जाता है, ठीक है। तो एक बात सोचो, अब इस क्वेश्चन में हमारा पैटर्न क्या रहेगा, अप्रोच ये रहेगा कि सबसे पहले ये डिसाइड करना कि एफ नेट जो है, ठीक है, एफ नेट जो है वो देखना कि एफ मैक्स से ज्यादा है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन F1 मानते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन F2। F1 की वैल्यू तो म्यू इंटू एन, 0.2 इंटू कितना लगेगा, ये मान लिया कितना, 5 kg का ब्लॉक है और ये कितना 10 kg का ब्लॉक, तो म्यू इंटू एन कितना लगेगा 50, यानी कितना 10 न्यूटन। F2 कितना लगेगा तो 30 न्यूटन। तो F मैक्स किसके बराबर, 40 न्यूटन। F मैक्स कितना लगेगा 40 न्यूटन। और एफ नेट जो आएगा वो किसके बराबर, तो एफ नेट यहाँ 20 इधर 10, तो किसके बराबर 10 न्यूटन। यानी ये जो पूरा सिस्टम है ये मूव नहीं करेगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि फ्रिक्शन कितना कहाँ पे लगेगा और टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो चलो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। हमने ये चीज देखा कि ये 5 kg है, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 10 kg है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, तो 10, और यहाँ पे मैक्सिमम 30, ठीक है। अब एक बात देखो, एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, तो अब किसी भी एक साइड से शुरू हो जाओ फ्रिक्शन और टेंशन को एडजस्ट करना। अगर वैल्यू सारी सही बैठी तो टेंशन जो होगा स्ट्रिंग में वो एक ही होगा, कि अगर इस इधर की तरफ अगर 10 चाहिए, इधर भी 10 से काम चल रहा है तो टेंशन 10 होगा। जैसे मान लो मैं इस साइड से शुरू करता हूं, तो 5 kg पे 20 इधर लग रहा है, क्या इधर फ्रिक्शन जो है वो 20 लग सकता है, नहीं लग सकता। तो फ्रिक्शन लगेगा कितना, मैक्सिमम वैल्यू 10। यहाँ पे क्या होगा, तो बचा हुआ चूंकि ये मूव तो कर नहीं रहा है तो बचा हुआ फोर्स कौन लगाएगा, टेंशन, कितना होगा 10 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद ये इधर की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 30, लगाना कितना है इसको 10। तो ये टेंशन इधर की तरफ लगा देगा, टेंशन ही क्योंकि इधर की तरफ 10 न्यूटन का टेंशन लग रहा है तो इधर भी कितना लग जाएगा, 10 न्यूटन का टेंशन लगेगा और यहाँ फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। अगर मैं इधर से शुरू करता तो चीजें सेटिस्फाइड नहीं होती, कैसे देख लेते हैं। यहाँ इधर 10 न्यूटन लग रहा है, मैं मान के चलता फ्रिक्शन यहाँ 30 लग सकता है, लेकिन फिर भी टेंशन फ्रिक्शन कितना लगेगा 10, क्योंकि इसको रेस्ट पे रखना है। टेंशन यहाँ के हिसाब से जीरो, लेकिन ये इधर की तरफ 20 न्यूटन, इधर फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 लग सकता है, लेकिन जरूरत कितने की है 20 की, तो ये लग नहीं जा पाएगा। लेकिन अब इसके हिसाब से टेंशन क्या होना चाहिए 10 न्यूटन, जो कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन आए,
ये इसके हिसाब से 0 लगेगा और इसके हिसाब से 10। और हमें पता है कि ये ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा और ये ब्लॉक भी रेस्ट पे, यानी इस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी ये गलत है, यानी यही वाला क्या होगा, सही होगा। तो आपको किसी एक साइड से अप्रोच करना होगा, ठीक है, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो इसके लिए एक और देख लेते हैं। ये 10 kg है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये 5 kg है, ठीक है, इधर की तरफ 60 न्यूटन लगा, इधर की तरफ 20 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे म्यू 0.2, यहाँ पे म्यू मैंने ले लिया 0.4। फिर से क्या करते हैं, सबसे पहला काम एफ मैक्स निकालो। एफ मैक्स कितना, तो यहाँ 20 और यहाँ भी 20, कितना लगेगा 40 न्यूटन, ठीक है भाई। एफ नेट कितना, तो वो भी देखा जाए तो 60 माइनस 20 कितना 40 न्यूटन, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा पूरे सिस्टम का, 0, ठीक है। एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का अगर 0 है तो अब फिर से फ्रिक्शन और टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये 10 kg का ब्लॉक है, इधर 20 लग रहा है, मैंने माना इधर से शुरू करते हैं। तो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लगेगा, 20 न्यूटन, मैक्सिमम लग सकता है 20 और जरूरत भी 20 है, लगा दिया। इसके हिसाब से टेंशन कितना, 0। दूसरे ब्लॉक पे देख लेते हैं कि 0 टेंशन के साथ वो क्या रेस्ट पे रह पाएगा कि नहीं। ये कितना है, इधर की तरफ 60 लग रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 20। तो यहाँ पे टेंशन कितने की जरूरत है, 40 न्यूटन। ये बोल रहा है कि 0 चाहिए, ये बोल रहा है 40 चाहिए, यानी ये वाला कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरी तरफ से देखते हैं, दूसरी साइड से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रिक्शन और टेंशन को। तो ये क्या था, 10 kg, इधर की तरफ 20 न्यूटन लग रहा था, ठीक है। ये कितना था, 5 kg, और इधर की तरफ 60 न्यूटन। ये इधर फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 20 तो लगेगा, और टेंशन कितना, 40 न्यूटन, ठीक है, टेंशन कितना लग जाएगा, 40। अब ये क्या है, ये 40 न्यूटन आ गया टेंशन, ठीक है। अब इधर की तरफ अगर इधर टेंशन 40 है तो इधर भी टेंशन कितना होगा, 40 न्यूटन, लेकिन इधर एक्स फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। अब एक बात सोचो कि इसको तो रहना तो रेस्ट पे, तो फ्रिक्शन बोलेगा कोई बात नहीं, रेस्ट पे रहना है तो मैं इधर की तरफ लग जाता हूँ और 20 में लग ही सकता हूँ, तो 20 + 20 से इसको रेस्ट पे भी रख दूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बेटा अब तो क्लियर आ ही रहा है। अब ठीक है, अब क्लियर आ रहा है। चलो ठीक है, ये देख लिया हमने। तो जब भी इस तरीके का स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम आए तब भी हमें ध्यान रखना है कि पहले ये चेक करना है क्या, कि एफ नेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मैक्स, ठीक है। उसके बाद एफ नेट ग्रेटर देन, उसके बाद हमें देखना है कि किस डायरेक्शन से सेटिस्फाई हो रही चीज, ठीक है। पहले किसी एक साइड से देख लो, फ्रिक्शन मैक्सिमम लगाते हो, ठीक है। किसी एक वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तभी टेंशन एक्ट करेगा, अदरवाइज टेंशन 0 ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिमिटिंग लग रहा है फ्रिक्शन तो टेंशन भी नॉन जीरो है, लिमिटिंग दोनों जगह नहीं लग रहा होता तो टेंशन 0 होता, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं, एक काम करते हैं, इसी टाइप का एक और देख लेते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चूंकि, और इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। ये क्या हो गया, 4 kg का ब्लॉक, और ये क्या हो गया, 3 kg का या 2 kg का ब्लॉक ले लेते हैं। इधर कितना, 40 न्यूटन, इधर कितना, 20 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे म्यू 0.4, यहाँ पे म्यू 0.3, ठीक है। चलो देखते हैं एफ मैक्स कितना लग सकता है, तो 16 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, कितना लगेगा, 22 न्यूटन। एफ नेट किसके बराबर, तो ये 40 माइनस 20 न्यूटन। अब यहाँ से देखो, फिर से ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो चलो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रिक्शन और टेंशन को। ये 4 kg है, इधर 20 न्यूटन लग रहा है। ये 2 kg का ब्लॉक है, इधर 40 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। मान लो हमने इधर से शुरू किया, यहाँ पे लग सकता है कितना, 16, जरूरत कितने की है,
20 की, तो भाई पूरा पूरा तो लगेगा 16 न्यूटन। और टेंशन कितना, तो 4 न्यूटन। ये इधर की तरफ, यहाँ देखो 40 लग कितना सकता है, 6, तो इधर की तरफ 6 न्यूटन लगेगा। और ये क्या बोल रहे हैं कि टेंशन कितना, 34 न्यूटन, तभी ये रेस्ट पे रह पाएगा। हमने देख लिया एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो ये बोल रहा है 4 न्यूटन, ये बोल रहा है 34 न्यूटन, यानी ये अजम्पशन हमारा गलत है। तो दूसरा क्या मानेंगे, दूसरी साइड से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो ये 4 kg हो गया, इधर की तरफ 20 न्यूटन, इधर की तरफ 2 kg, इधर कितना लग रहा है 40। हम लोग इधर से मान के चलते हैं, फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तो ये लग सकता है 6 न्यूटन। यहाँ टेंशन कितना होगा, 34 न्यूटन। यहाँ से देखो, ये अगर टेंशन 34 न्यूटन लगा, तो फ्रिक्शन को इधर की तरफ लगना पड़ेगा। और कितना लगना पड़ेगा, तो मैक्सिमम लग सकता है 16। इसको रेस्ट पे रहना है, जरूरत कितने की है, 34, 20 ये लग रहा है, तो 14 न्यूटन लगेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं फ्रिक्शन और टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे हो तब, स्ट्रिंग प्रॉब्लम ही है। अगर हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे अगर रखे ऑब्जेक्ट को तो कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, एक स्टेप बस हमें बढ़ना है, बाकी उसके बाद एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये मान लिया हमने 5 kg का, ये माना हमने 10 kg का, ठीक है। ये 37, ये 53, यहाँ पे म्यू कितना है 0.3, और यहाँ पे म्यू दे दिया 0.2, ठीक। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो एक इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, 50 साइन 37, साइन 37 3/5 यानी 30 न्यूटन। ये इधर की तरफ कितना लगेगा, तो 100 साइन 53 डिग्री, कितना लगेगा 100 साइन 53, मतलब साइन 53 किसका 4/5, तो 80 न्यूटन, ठीक है। यहाँ नॉर्मल कितना लगेगा, तो नॉर्मल यहाँ पे और यहाँ पे कैलकुलेट करो। इस पूरे क्वेश्चन को उठा करके एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दो, ये ऐसे, ठीक है। ये 5 kg हो गया और ये 10 kg। इधर की तरफ कितना लगेगा, 30 न्यूटन, इधर की तरफ 80 न्यूटन। और ये डिफरेंस ये रहेगा कि नॉर्मल जो होगा वो किसके बराबर, mg cos 37 यानी 50 cos 37 के बराबर लगेगा, यानी cos 37 कितना 4/5, तो 40 न्यूटन। और इस पे नॉर्मल कितना लगेगा, तो नॉर्मल की वैल्यू इसके लिए तो 100 cos 53 यानी 3/5, तो 60 न्यूटन। बस ये डिफरेंस रहेगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन देखे तो कितना है, तो इसका म्यू कितना था 0.3, इसका म्यू 0.2, इसके लिए फ्रिक्शन तो 40 इंटू 0.3 यानी 12 न्यूटन, क्योंकि म्यू इंटू एन। और इसके लिए फ्रिक्शन तो 60 इंटू 0.2 यानी 12 न्यूटन, ठीक है। बस अब उसके बाद पूरा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया कि एफ मैक्स की वैल्यू किसके बराबर, 24 न्यूटन। एफ नेट की वैल्यू किसके बराबर, 80 माइनस 30 किसके बराबर, 50 न्यूटन। अब ये क्या हो गया कि ये ब्लॉक जो होगा एक्सेलरेशन तो आएगा इसमें, ठीक है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो 50 माइनस 24 बाई टोटल मास, यही आएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करे तो दोनों को सिंगल ब्लॉक ले सकते हैं। तो एफ नेट कितना 50 माइनस 24 अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो आएगा वो किसके बराबर, तो 50 माइनस 24 बाई 15 कितना आ जाएगा 26/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ से दो ब्लॉक हो गए, ये इधर की तरफ 5 kg है, ये 10 kg। इधर कितना फोर्स लग रहा था, इधर लग रहा था 30 न्यूटन, इधर लग रहा था 80 न्यूटन, ठीक है। इसका अब एक्सेलरेशन किधर होगा, तो हम सभी को पता है यार इधर की तरफ होगा, क्योंकि 80 माइनस 30 ये बड़ा है तो इधर ही होगा। एक्सेलरेशन कितना 26/15 मीटर पर सेकेंड इसका। अब यहाँ से देखो ये स्लिपिंग शुरू होगी, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन तो ये है कि पूरा पूरा लगेगा। जब भी स्लिपिंग होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना लगेगा 12 न्यूटन इधर की तरफ, टेंशन इधर।
इसमें भी ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, F इक्वल्स टू 12 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन T। ठीक है, बस निकाल लो, किसी एक से निकाल सकते हैं। T माइनस 30 प्लस 12, 42 इक्वल्स टू 5 इंटू 26/15, 5 से 3, यहाँ से T इक्वल्स टू कितना, 42 प्लस 26/3 न्यूटन। ठीक है, चाहो तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो गया। अभी दो, कभी कभी ऐसा होगा कि 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ब्लॉक प्रॉब्लम। ब्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है, ब्लॉक प्रॉब्लम कौन सा, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के पास में। अभी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम अभी का आ गया वो। ठीक है, ये मान लिया 5 kg का है, ये मान लिया 10 kg का है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कितना लग रहा है कि ये म्यू की वैल्यू किसके बराबर, 0.2, तो ये कितना 60 न्यूटन या 40 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब एक बार देखते हैं, इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है, नॉर्मल निकालना है, फ्रिक्शन, सारी चीजें निकालनी है। तो एक बात सोचो कि जब ये अगर मूव करेगा तो दोनों साथ में मूव करेंगे, तो अगर साथ में मूव करेंगे तो दोनों का क्या ले सकते हैं, एक सिंगल ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो म्यू इंटू एन, यानी 0.2 इंटू कितना 150, किसके बराबर हो जाएगा 30 न्यूटन। 30 न्यूटन फ्रिक्शन लगा, 40 न्यूटन इधर से लग रहा है, यानी मूव करेगा। दोनों को हमने क्या ले लिया, 15 kg का, इधर से कितना लग रहा है 40 न्यूटन, पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना पॉसिबल है 30 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना 10/15 यानी 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मल निकालना है, किसी एक को देख लेते हैं। ये इधर की तरफ ये 5 kg का ब्लॉक ले लो, इधर कितना लग रहा है 40, पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो म्यू इंटू एन, म्यू कितना 0.2 इंटू 50 यानी किसके बराबर 10 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना, पीछे के डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, और एक्सेलरेशन कितना है 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आएगा 40 माइनस एन माइनस 10 इक्वल्स टू 10/3, कितना हो जाएगा, यहाँ से एन इक्वल्स टू 30 माइनस 10/3, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चाहो तो ये 10 kg के ब्लॉक से के एफबीडी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि जैसे हो सकता है कि 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक अब इस ऐसी में आ सकता है। ठीक है, तो जब भी अगर ये 3 ब्लॉक प्रॉब्लम भी आई इस तरीके का, तो तीनों अगर मूव करेंगे तो साथ में, नहीं करेंगे तो एक भी नहीं मूव करेगा। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, जो इंक्लाइंड प्लेन होता है। ठीक है, ये जैसे एम मास का एक ब्लॉक है, ये इधर की तरफ क्या लगेगा एम जी साइन थीटा लगेगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन एफ की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, इधर नॉर्मल लगेगा, इधर एम जी कॉस थीटा लगेगा। अगर स्लिपिंग हो रही है, इफ ऑब्जेक्ट जो है वो स्लिप कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर स्लिप कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो किसके बराबर, तो एफ नेट इक्वल्स टू किसके बराबर, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, यही आएगा। यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो रहता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहता है। ठीक है, आप चाहे ऑब्जेक्ट 10 kg का रखो या 50 kg का, अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। ठीक है,